हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमने गति चैप्टर शुरू किया था उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। उसके अंदर आपको अपनी क्लास के सभी नोट्स, प्रीवियस ईयर के पेपर, वीडियोस, बुक्स सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए शिवम क्लासेस ऐप। अब हम शुरू करने वाले हैं गति के जो बाकी हमारे प्रश्न रह गए थे। हम ये सीरीज पिछले चैप्टर से भी, जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें भी आगे चल रहे हैं उससे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर भेजा गया। एक कोई सिग्नल था, वो अंतरिक्ष यान से हमारी पृथ्वी पर भेजा गया। 5 मिनट का समय लगता है। जब ये अंतरिक्ष यान से जो सिग्नल होता है उसको धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 5 मिनट का समय लगता है। तो पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी ज्ञात करो। तो यानी कि जैसे मान लो कि यहाँ पर वो सिग्नल भेजा है, यहाँ पर क्या स्थित है? हमारा स्टेशन स्थित है जहाँ पर वो सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में उसको लगते हैं 5 मिनट। तो हमारे को ये बताना है कि उसकी अंतरिक्ष यान की डिस्टेंस उस स्टेशन से कितनी है, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो हमारे को समय दे रखा है, क्या दे रखा है? जो हमारे को समय दे रखा है उसको आप सेकंड में चेंज कीजिए। जो समय जो है जिसको हम टी से प्रदर्शित करते हैं वो कितनी है? 5 मिनट है। अब इसको सबसे पहले तो हम सेकंड में जब बदलेंगे तो 5 गुणा 60, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 5 गुणा 60 यानी कि 300 सेकंड। ये तो पहले वाला हिस्सा हो गया। फिर दूसरी बात है कि जो सिग्नल आते हैं हमारी धरती पर, जितने भी अंतरिक्ष यान से भेजे जाते हैं वो प्रकाश की वेग से गति करते हैं। और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा, जो सिग्नल होते हैं उनकी स्पीड कितनी होती है? वो होती है प्रकाश के जितना प्रकाश का जो वेग होता है उतना। और प्रकाश का वेग कितना होता है? वो होता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो जो सिग्नल आ रहा है उसका क्या हो गया? वेग। ये क्या हो गया? समय। हमारे को क्या निकालनी है? दूरी। दूरी कैसे निकालते हैं? वेग गुणा समय। वेग या चाल गुणा समय। तो हमारे को वेग कितना दे रखा है? 3 गुणा 10 की पावर 8 गुणा समय कितना है? 300 सेकेंड। 300 सेकेंड। तो ये 3 गुणा 10 की पावर 8 और 300 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 10 की पावर 2। ये 3 और ये 3 इसको मल्टीप्लाई किया कितना हुआ? 9। और ये 10 की पावर 8 और ये 10 की पावर 2। जब पावर के अंदर संख्या होती है तो ये आपस में जुड़ जाती है। तो ये हो गया 10 की पावर 10। ये क्या हो गया? ये हो गई दूरी। कहां से कहां तक की? जो अंतरिक्ष यान था वहां से लेकर और जो स्टेशन पृथ्वी पर स्थित है वहां के मध्य की दूरी हो गई 9 गुणा 10 की पावर 10 मीटर। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है? हम कब कह सकते हैं कि कोई भी जो वस्तु है वो एक समान त्वरण से गतिशील है? ये तो पहला प्रश्न है। दूसरा क्या है? वह असमान त्वरण से गति में है। देखिए, जब कोई वस्तु जो है वो एक समान त्वरण से गतिशील होती है तो उसका जो वेग होता है वो एक समान बना रहता है। कैसे? यहां पे देख लीजिए, एक समान त्वरण तब होता है जब वस्तु का वेग समान दर से लगातार बढ़ता या घटता रहता है, अथवा समान समय में समान विस्थापन करने वाली वस्तु का त्वरण समान रहता है। अगर किसी वस्तु का, यदि कोई वस्तु है और उसका क्या है? वेग, अगर ये एक लगातार
समान दर से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, या फिर जरूरी थोड़ी है घट भी सकता है, उस स्थिति में हम क्या बोलेंगे, इसका जो त्वरण है वो क्या है, समान है। अगर किसी वस्तु का वेग 5 सेकंड के अंदर 15 मीटर प्रति सेकंड है, फिर अगले 5 सेकंड के अंदर वो बढ़ जाता है 20 मीटर प्रति सेकंड। कितना बढ़ा 5 सेकंड के अंदर, 5 मीटर प्रति। तो अगर वो हम अगले 5 सेकंड के अंदर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि ये जो डिफरेंस है ये होना चाहिए समान। हम क्या बोल रहे हैं, लगातार समान दर से बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है, 15 से हुआ 20, 20 से हुआ 25। तो इनके अंदर जो दर है, बढ़ने की दर है, यानी कि जो डिफरेंस है वो क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे हमने यही बोला है। इसी प्रकार से घट भी सकता है। अगर किसी वस्तु का वेग 25 है, फिर वो 20 हुआ, फिर 15 हुआ, तो इसकी जो घटने की दर है वो क्या है, समान है। 5 मीटर प्रति सेकंड के दर से ये घट रहा है, यानी कि समान दर से घट रहा है। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो त्वरण है वो क्या बना रहता है, समान त्वरण बना रहता है। फिर दूसरी बात आती है कि असमान अगर त्वरण है तो क्या होगा। अगर असमान त्वरण तब होता है जब वस्तु का वेग समान दर से लगातार नहीं घटता या बढ़ता है, अथवा समान समय में समान विस्थापन नहीं होता है। अगर किसी वस्तु का जो वेग है वो ना तो समान दर से घटता है, न तो घटता है, और ना ही बढ़ता है। कैसे, वो देख लीजिए। अगर किसी वस्तु का 5 सेकंड के अंदर वेग 15 मीटर प्रति सेकंड है, तो अगले 5 सेकंड के अंदर उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। लेकिन अगले 5 सेकंड के अंदर उसका वेग 25 नहीं होगा, 28 होगा, या फिर 22 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिफरेंस है वो है 8 का, और यहाँ से लेकर यहाँ का डिफरेंस है 5 का। तो ये जो दर है वो क्या नहीं हुई, समान नहीं हुई। इसी प्रकार से अगर घटता हुआ देखेंगे, 28 से हुआ 20, 20 से हुआ 15, यानी कि यहाँ पर भी जो घट रहा है ना, इसके अंदर भी जो दर है वो समान नहीं है। तो इस स्थिति के अंदर हम क्या बोलेंगे कि जो त्वरण का मान है, जो त्वरण का मान है वो कैसा है, असमान। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात करो। पहले इसकी स्पीड जो थी वो कितनी थी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर उसकी अंतिम जो वेग है वो कितना हो जाएगा, उसकी अंतिम गति कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले तो हमारे को जो समय दिया गया है वो किस में है, सेकंड के अंदर दिया गया है। इसलिए हम ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मीटर प्रति सेकंड के अंदर। और मीटर प्रति सेकंड के अंदर चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो हमारा प्रारंभिक वेग है, क्या है हमारा प्रारंभिक वेग, u, वो कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम जब मीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए प्रारंभिक वेग क्या है, u, 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है हमारे को, और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 80 गुणा 5/18। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो काटी, फिर यहाँ पे 5 हुआ, और यहाँ पे 36 का 18 हुआ। तो यानी कि यही चीज़ आ गई 5/18।
तो जब कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका मान हमारे पास कितना आया 22.22। कितना आया, u का मान कितना आ गया 22.22 मीटर प्रति सेकेंड। फिर नेक्स्ट जो हमारे को अंतिम वेग v का मान दे रखा है वो कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी जब चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे हो गया 36, यहाँ पे हो गया 10, तो यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 18। 5/18 से मल्टीप्लाई किया और इसको जब हल करेंगे तो कितना आया 16.66 मीटर प्रति सेकेंड। ये v का मान है, ये किसका मान है v का मान 16.66 मीटर प्रति सेकेंड। हमारे पास u का प्रारंभिक वेग आ गया और वस्तु का अंतिम वेग v आ गया 16.66। अब हमारे को जो टाइम है वो दे रखा है कितना 5 सेकेंड और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है त्वरण कितना है वस्तु के अंदर। टाइम कितना दे रखा है हमारे को, टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। ठीक है, अब v = u + at, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण और t क्या है समय। हमारे को क्या क्या दे रखा है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। a का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहां से अगर a निकालेंगे तो u इस तरफ गया तो क्या हो जाएगा v - u अपॉन t। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, v कितना है ये रहा 16.66 माइनस u कितना है 22.22 बटा t कितना है 5। ये देखिए a = v - u अपॉन t, 16.66 माइनस 22.22 बटा 5। तो यहां से जो वस्तु का त्वरण निकल के आएगा, जब इसको आप हल करेंगे तो वस्तु का जो त्वरण निकल के आएगा वो आएगा -1.11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे मात्रक पर ध्यान देना, मात्रक प्रति सेकंड स्क्वायर। हम वेग के अंदर मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं और त्वरण के अंदर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे दूसरी बात आती है कि जो माइनस है ये क्या प्रदर्शित करता है, यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह है, जो ऋणात्मक चिन्ह है वो क्या प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है कि जो वस्तु का जो चाल या फिर वेग जो है वो समय के साथ घट रहा है। कहने का मतलब वस्तु जो है वो पहले ज्यादा स्पीड में है और त्वरण उसके विपरीत दिशा में लग रहा है। इसके कारण वस्तु की जो गति है वो कम हो रही है, हो तो रही है। यहाँ पे ये देखिए वस्तु की पहले स्पीड थी 80, पहले स्पीड थी 80, उसके बाद में 60 हो गई। कहने का मतलब उसकी स्पीड जो है कम हो गई। इसका मतलब जो त्वरण है वो उसके वेग या चाल की विपरीत दिशा में, जो गति है उसकी विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आता है ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, चलना प्रारंभ कर रही है, इसका मतलब इसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है 0। क्यों? क्योंकि वो स्टार्ट हो रही है तो प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण ज्ञात करो। प्रारंभ कर रही है, इसका मतलब जो u का मान है वो तो क्या हो गया 0 और इसका अंतिम वेग क्या हो गया v = क्या हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पे हमारे को क्या दे रखा है 10 मिनट, जो टाइम कितना है 10 मिनट। तो सबसे पहले तो इनको चेंज कर लेते हैं। प्रारंभिक वेग हमारे को क्या दे रखा है 0 मीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि जो रेलगाड़ी है वो चलना शुरू हो रही है, इसका मतलब वो उसका पहले वेग 0 ही तो था, तभी तो वो चलना शुरू करेगी। उसका त्वरण हमें ज्ञात करना है। अंतिम वेग जो है हमारे को 40 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है और इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहां से 200/18, 200/18 जो मीटर प्रति सेकंड, इसका क्या होगा अंतिम वेग, यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा 200/18। ये क्या हो जाएगा इसका अंतिम वेग। और जो समय है t जो है वो 10 मिनट दे रखा है। अब इसको अगर हम
सेकंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 गुणा 60 यानी कि 600 सेकंड। ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद। क्यों? क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 600 सेकंड हो गया। तो हमारे पास अब पूरी वैल्यू हो गई। क्या क्या हो गया हमारे पास? हमारे पास क्या क्या हो गया? हमारे पास जो प्रारंभिक वेग है वो 0 हो गया, जो अंतिम वेग है v वो कितना है? वो है 40। ये 40 था, 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमारे पास 200/18 आ गया। कितना आ गया? 200/18 मीटर प्रति सेकेंड। t जो है वो 10 मिनट दे रखा था हमारे को, हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया और कितना हो गया? 600 सेकेंड। अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था क्या? v = u + at। तो यहां से त्वरण निकालना है हमें, तो a बराबर क्या हो जाएगा? v - u/t। अंतिम वेग क्या है हमारे पास? 200/18। यहाँ पे लिख दो 200/18 माइनस प्रारंभिक वेग 0, क्यों? क्योंकि वो चलना शुरू हो रही है। प्रारंभिक वेग 0 भाग 600। तो यहाँ से ये 18 नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा 200/600 गुणा 18। ये वाली चीज हमारे को मिल जाएगी। इसको जब सोल्व करेंगे तो ऊपर तो 1 बचा और नीचे 18 × 54। ये क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये त्वरण है। 1/54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से है ये मीटर प्रति सेकंड और ये स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करेंगे और भी फर्दर तो 0.019 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगभग। आगे पॉइंटों में और भी है इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया लगभग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी वस्तु के एक समान वह, यहां पे ये वह है, वह असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति बताइए। अगर किसी वस्तु का जो वस्तु जो है वो या तो एक समान गति से गतिशील है, पहली कंडीशन तो ये हो गई, और दूसरी कंडीशन ये हो गई कि वो असमान गति कर रही है, असमान गति कर रही है और समान गति कर रही है। तो इन दोनों के मध्य जो प्रकृति में फर्क होता है, जो दूरी और समय के मध्य अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो वो प्रकृति कैसी होगी वो हमें देखना है। तो देखिए, जब समान वेग से गतिशील होती है वस्तु, उस समय अगर हम दूरी और समय के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो वो एक सीधी रेखा के रूप में इस प्रकार से बढ़ता हुआ हमारे को प्राप्त होता है। दूसरी तरफ अगर वो वस्तु, ये तो कब है? जब समान वेग से गतिशील है वस्तु। ठीक है, दूसरी तरफ जब वस्तु क्या कर रही है? असमान वेग से गति कर रही है, उस स्थिति के अंदर यहां पे ये इस तरफ होगी दूरी और इस तरफ होगी समय। तो समय और दूरी के मध्य अगर ग्राफ खींचेंगे तो वो एक वक्र के रूप में आएगा। तो यहां पे एक कैसा आएगा? एक सरल रेखा के रूप में। जब एक समान वेग से गतिशील है और असमान से होगी तब क्या होगी? एक वक्र के रूप में। तो ये इनकी प्रकृति होती है। एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है। हमने बात की ना, यहाँ पे एक सरल रेखा है, तो एक सरल रेखा के रूप में होती है। और अगर वो एक असमान, यहाँ पे एक समान है और अगर वो असमान गति से गतिशील है, असमान गति कर रही है, उस स्थिति के अंदर जो दूरी और समय का जो ग्राफ है वो एक वक्र के रूप में आएगा। इस प्रकार से समय और दूरी के मध्य जो ग्राफ है वो एक वक्र के रूप में प्राप्त होता है। तो हमने यहां पे लिख दिया कि असमान गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा होती है। इस प्रकार से एक वक्र रेखा के रूप में होता है। यहाँ पे होता है, यहाँ पे इस जो एक्स एक्सिस होती है उस पे लिखते हैं हम समय, और इस अक्ष पे हम क्या लिखते हैं? दूरी को लिखते हैं।
ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए।